सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, इसी हफ्ते के दौरान इलेक्शन कमीशन ने यह अनाउंस तो कर दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई वो जमातें जो कि इलेक्शंस का मुतालबा कर रही थी, इलेक्शंस की तैयारियों के बजाय शिकवे शिकायत करती हुई नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, साबिक सदर हैं, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और इस खदशे का इजहार किया कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है और अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला तो हम एहतजाज करेंगे। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जो कि अपनी हुकूमत के जाने के फौरी बाद लंदन रवाना हो गए थे, तवील अरसे उन्होंने क़याम किया। नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकातें की हैं, गुफ्तशनीद की है, फैसले हुए हैं, कानून साजी के हवाले से बात की गई और जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आए उसके बाद 48 घंटे के अंदर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को वापस लंदन जाना पड़ा और दोबारा से उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि जनाब कुछ कानूनी मामलात हैं, इस वजह से मैं यहां पर आया हूं। अब मैं आपको जरा सुनवाऊंगा उन्होंने कहा क्या, लेकिन हैरत लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब उनकी गुजरावाला में एक मुलाकात हुई थी और ये गुजरावाला ना ये ऐसे ही कहा जा रहा है, एक सिंबल के तौर पे मुलाकात किसी और की कही जा रही है, लेकिन इस मुलाकात के हवाले से जब शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने तमाम गुफ्तशनीद कर ली, कानूनी मामलात देख लिए, 21 तारीख अनाउंस कर दी कि 21 तारीख को आएंगे, मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा और आज नून लीग ने यह भी अनाउंस कर दिया कि उससे पहले सीरीज ऑफ जलसा भी किया जाएगा। लेकिन 48 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 8 से 10 घंटे की फ्लाइट लेके दोबारा से शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ से मिलने जाना पड़ा। क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएंगे और मुझे कभी उम्मीद है अलग फजल से कि वहाँ पर उनका फ़कीदुल मिसाल वहाँ पर इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से मारूम नहीं किया गया बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को खुशहाली और तरक्की के सफ़र से महरूम किया गया। उसी सफ़र को दोबारा शुरू करने के लिए मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, ये जब दोबारा उन्होंने मुलाकात की उसके बाद ये गुफ्तगू निकल कर सामने है, लेकिन उससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आए थे ना, तो नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ के सरबराह को लॉन्च करने वालों का एहतसाब किया जाएगा और इस एहतसाब के नाम पर उन्होंने कई नाम ऐसे भी लिए थे जिसमें साबिक DGI शामिल थे, साबिक आर्मी चीफ शामिल थे और साबिक जो है वो चीफ जस्टिस भी शामिल थे। लेकिन जैसे ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब ने दोबारा गुफ्तगू की, लेकिन उसमें से कुछ नाम उन्होंने माइनस कर दिए। अब कहानी पस मंजर में है क्या, बैकग्राउंड में चल रहा क्या है? क्या वाकई में पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसका तकाजा ना सिर्फ जरदारी साहब कर रहे हैं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कर रहे हैं? और उन्होंने क्या कहा जरा ही सुन लीजिए। और सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि जनाब मिशन नहीं, निगरान हुकूमत नहीं, नून लीग से वो तकाजा कर रहे हैं कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। बेहतर तो यही होता कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मगर तमाम जो PDM के इत्तेहादी थे उनके साथ इंगेज किया जाता, इन इश्यूज को एड्रेस किए जाते। नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में। अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करता। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता, मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात हैं वो एक सियासी जमात के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है जनाब, लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी ने जलसा करने से रोका है? क्या पीपल्स पार्टी को किसी ने रैली निकालने से रोका है? क्या पीपल्स पार्टी को इंतखाबी मुहिम चलाने से कोई रोक रहा है? क्या सिंध के अंदर उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन किया जा रहा है? पंजाब में क्यों उनका ज्यादातर फोकस निकल के आ रहा है? क्योंकि अगर 2018 के इलेक्शंस की बात की जाए, 2013 के इलेक्शंस की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही आई है उसने नून लीग से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पे टारगेट किया और उनके जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ माइल किया। इन तमाम चीजों पर आज बात करेंगे और साथ साथ क्या नवाज शरीफ इससे आने पर
21 अक्टूबर को जब वो वापस आएंगे तो क्या कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उनकी जो पोजीशन है वो मफरूर की है, यानी वो पाकिस्तान से फरार हैं, वापस आएंगे तो यकीनी तौर पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा या क्या कुछ होगा। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे दोस्तों में से हैं, और हाफिज एहसान अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा कानूनी पहलू पर बात करेंगे, माहिर कानून है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं सर, ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा। वालेकुम सलाम। ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों इतना पुरजोर अंदाज में मुतालबा किया जा रहा है और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्यों किया जा रहा है? मैं तो फारूक सत्तार साहब को भी देख रहा था, वो भी कह रहे हैं कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। वो जमात जो कि अब से तकरीबन 8 महीने पहले तक या 1 साल पहले तक मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी हुई थी और जो टुकड़े थे वो एक दूसरे पर संगीन किस्म के इल्जामात लगाते थे, अब वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। सर ये क्या होती है लेवल प्लेइंग फील्ड? आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अंदाजा होगा इसका। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मासूमियत में बड़े बड़े सवाल देखिए, बात यह है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मांग कौन रहा है और किस सूबे में मांग रहा है। आपने एमक्यूएम का जिक्र किया। एमक्यूएम की जो प्रॉब्लम थी ना, वो कभी भी जो है वो एमक्यूएम पार्टी के साथ नहीं थी, बल्कि उनकी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना और मुल्क मुखालिफ रवैये की वजह से थी, जो मुल्क से फिर भाग गए और फिर वो, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं। अब मसला यहाँ यह है कि जब उनके साथ मामला खत्म हो गया तो तमाम जो एमक्यूएम के धड़े थे उनको समझ आ गई कि उनका जब तक इत्तेहाद नहीं होगा और वो जो मुख्तलिफ ग्रोहों में बटे में हैं वो जब तक एक जगह पे नहीं आएंगे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छी बात है, लेकिन कमाल है कि पीपल्स पार्टी भी सिंध के अंदर बैठ के लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है और एमक्यूएम भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, यानी कि हर आदमी को अपना हिस्सा चाहिए। और मजे की बात यह है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं नून लीग से। अब नून लीग से जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने का बड़ा ही अजीब और गरीब बात है। इलेक्शन कमीशन से मांगे, हुकूमत से मांगे, निगरान सेटअप से मांगे, रियासत से मांगे, अदालत से मांगे, लेकिन वो मांग रहे हैं नून लीग जिससे अभी उनका कुछ अर्सा पहले इत्तेहाद था और 11 अगस्त तक वो शीरो शक्कर थे, लेकिन उसके बाद जो है वो अचानक उनको कुछ और समझ आया। उसकी वजह यह है कि जो साउथ पंजाब में उनके साथ जिन लोगों को उन्होंने अपने साथ अटैच किया था और जिसके लिए जरदारी साहब ने डेरे लगा दिए थे बाकायदा पंजाब में आके, लाहौर में आके, वो आहिस्ता आहिस्ता लोग उनसे जब डिमांड करते हैं तो जरदारी साहब के पास उनको देने के लिए इंतजामिया के साथ कुछ नहीं है। दूसरी बात आ गई सिंध के अंदर। सिंध के अंदर यह हालत है कि जो इंटीरियर सिंध है, एक जमाने में वो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था, लेकिन 15 साल की मुस्तकिल हुकूमत ने कराची शहर को तो जो एक्सपोज किया, अंदरूने सिंध भी जो है वो लोग उनसे बदजन हुए। इसलिए जो इंतजामी ग्रिप थी और ख़ास तौर पे जब निगरान सेटअप आया, आपको याद होगा कि तमाम के तमाम जो डीसी, कमिश्नर और इस किस्म के जो ओहदे थे जो कई सालों से वहाँ जो है वो बराजमान थे और बिल्कुल वहाँ के सरदारों, वडेरों और वहाँ के जो अहम शख्सियात हैं उनके ज़ेरे ताबे थे, वो लोग जो है उनके हाथ से निकल गए। ये हैं वो वजूहात। और फिर जो पीपल्स पार्टी के लोग जो करप्शन के अंदर मुलव्विस, जो 16 ऐसे मिनिस्टर जिनके घरों से पैसे निकले, जिनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो भरे पड़े हैं, जिनके ऊपर सबूत जो है वो आ चुके हैं। कल की मुलाकात, आप कल या परसों की जो मुलाकात थी नैब के चेयरमैन की, और किससे मुलाकात हुई? DGFIA के साथ। ये बड़ी अहम मुलाकात है। अच्छा। इसका मतलब कि किसी को बख्शा नहीं जा रहा। नैब ने दोबारा केसेस खोल दिए हैं और केसेस किसके खिलाफ खोले हैं? वो 81 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों से हैं, यानी कि किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि वहां लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। वहां आपको पूरा लेवल मिलेगा और आपको लेवल किया जाएगा। ये बात तो तय हो गई। अब जो मसला है वो सारा का सारा इस पे आके खड़ा हो गया है कि हमें और कुछ नहीं तो कम से कम सिंध में ही हुकूमत करने दो। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो वहां से मांगी जा रही है। लेकिन सारा फोकस तो अब्दुल्ला साहब उनका पीपल्स पार्टी का पंजाब की तरफ नजर आ रहा है, लेकिन पंजाब में अगर मैं 2018 के इलेक्शंस की बात करूं, 2013 के इलेक्शंस की बात करूं, तो खातिर खास सीटें उनकी नहीं हुआ करती थी। पंजाब में दो ही बड़ी सियासी कुव्वत है, या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, आप समझ लें कि 90 की दिहाई में आप कह लें, या 2002 के इलेक्शंस में आप कह लें, उनकी अच्छी खासी वहां पर सीटें हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद से
2008 में, 2013 में और फिर 2018 में उनकी सीटों में बतदरीज कमी आती चली गई। तो सर फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड किस मकसद के लिए? एक तो चीज होती है ना कि आपकी 100 सीटें हो और अब आप 7 भी ना निकाल पा रहे हो, उनकी पहले भी 7 ही सीटें थी। यही तो गेम है। आप जब देखें ना, वो तो बात कहानी खत्म हो गई, चारों सूबों की जंजीर वाला चक्कर खत्म हो गया। अब तो उनको अपने सूबे और अपने इलाका जो सिंध है उसके अंदर अपनी हैसियत को कायम रखना मुश्किल हो रहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो पंजाब मांगेंगे, वो केपी मांगेंगे, वो बलूचिस्तान मांगेंगे। हाँ, बलूचिस्तान में जो उनके साथ जो मामला तय हुए थे पीडीएम के दौर के अंदर, उसके अंदर भी जो पजीराई है वो नहीं मिल सकी, इसलिए वो वहां घबरा गए। आपको याद होगा कि उनका चीफ मिनिस्टर जो था, वो भी चीफ सेक्रेटरी जो था, वो भी वो जाहिर है सिंध से आए हुए थे, वो उनके जेरे असर थे। इसी तरीके से दीगर जगहों के ऊपर जो अहम तरीन तयनाती थी वो तमाम लोग सिंध से जो पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती हुए थे, जो अहम ओहदों पे फाइज थे। अब देखे ना, आईजी पुलिस जो है वो भी तब्दील हो गया। जो वजीर दाखिला निगरान आए वो भी पंजाब के जो हैं, वो उनसे ताल्लुक है ब्रिगेडियर हारिस नवाज, और बड़े आदमी हैं, वो तो बात किसी की सुनते नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो आ गया आपके जो वडेरों के ऊपर जिस तरह से क्रैकडाउन शुरू हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। इसका मतलब है कि जो आपकी ताकत थी उसको जो है वो बकायदा चैलेंज किया गया और उसको झंझोड़ा जा रहा है। नतीजा ये निकल रहा है कि वो पंजाब की तरफ और बाकी सूबों को मांगेंगे तो सूबे को शायद सिंध को संभाल पाएंगे, वो हिस्सा ज्यादा मांगेंगे, लेकिन आखिर में आके वो सूबे जो सिंध है उसके ऊपर सेटल करेंगे, वही कर लेंगे, खेला जाएगा। ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें, नून लीग के सीनियर रहनुमा रुहेल असगर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हाफिज साहब आपकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन सर कुछ खबरें क्योंकि लंदन से इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, खैरियत है सर। ये बताइएगा, ये शहबाज शरीफ साहब दोबारा लंदन आए नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए अचानक 48 घंटे के अंदर अंदर, सर ये कौन सी गुफ्तगू शुनीद या मुशावरत रह गई थी जिसकी जरूरत पड़ी? अच्छा, यार आज मैं भी उल्टा सा काम करता हूँ। मैं भी आपसे एक सवाल करता हूँ। हुक्म से करें सर। ये मुझे बताएं, कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी लॉ में या किसी तारीख में ये है कि कोई भाई अपने बड़े भाई को मिल नहीं सकता, उनसे अपने वापसी के मामलात को तय नहीं कर सकता? आपको शायद, मेरे ख्याल में शायद आपकी नॉलेज में नहीं है कि मरियम नवाज जब वहाँ पे थी ना, तो वहाँ पे इसी सिलसिले में मीटिंगों का आगाज हो चुका था कि किस किस ने क्या क्या जिम्मेदारी संभालनी। तो मेरा जाती ख्याल है, मैं मतलब उस मीटिंग में मौजूद तो नहीं था जिसमें वो होगी, तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो सारे प्रोग्राम को फाइनली एक फाइनल टच देने के लिए बड़े मियाँ साहब से मशावरत जो थी उसमें जरूरी थी। और उसके लिए आए होंगे बस, और मेरा नहीं ख्याल कोई नहीं सर, आपने जो लॉजिक दिया बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन होता है ना आपके घर से मेहमान एक दफा जा रहा होता है, फौरन 5 मिनट बाद आ जाता है, तो आप भी पूछते हैं ना सर, आपने मुझ पे रखी तो मैंने इसलिए आपसे। जी आखिरी बात कर दूं ना, आपको फिर शायद समझ आ जाए। जी बोलिए। मैं काफी देर कल वहाँ पे मौजूद था, बहुत सारे लोग थे, मैं भी था वहाँ पे। उस वक्त खाने की मेज पे भी मौजूद थे, फिर उसके बाद जुमा भी उसके दरमियान पड़ा, उसके बाद काफी इंटरेक्शन हुई मियाँ साहब से। तो मुझे तो जो महसूस किया, मैंने जो बॉडी लैंग्वेज से देखा, जो मैंने गुफ्तगू से महसूस किया, जो उनकी मैंने मशावरत से महसूस किया, जी सर, तो वो तो बहुत ज्यादा ये कह लीजिए कि रिलैक्स 21 तारीख का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में शायद लोगों को इतना इंतजार नहीं होगा जितना मियां नवाज शरीफ साहब को इंतजार है 21 तारीख का कि उन्होंने पाकिस्तान में जाना है। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको गुजारिश कर दूं, आपका चूंकि है मामला इसी हवाले से, मियां साहब की वापसी के हवाले से, तो मैं अक्सर बेशतर ये भी कहता हूँ कि उस वक्त जब हालात बहुत खराब थे और पता था कि ये कुछ होगा, तो उस वक्त भी तशरीफ लाए थे और अपनी बेटी के समेत वो बसी हुई बीवी को छोड़ के जब आए थे, तो उन्हें पता था कि मैं जेल में जाऊंगा, अपनी बेटी समेत वो जेल में गए थे। लेकिन अब देखे ना, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि मतलब एक अजीब सा उनका अपना एक फैमिली स्ट्रक्चर है, एक दूसरे की इज्जत एहतराम उनका एक है, जी सर, घर का एक तौर तरीका है। अब देखिए, उनके सारे जो हैं वालिद वालदा, उनकी बेगम, उनका भाई, सब उनकी तदफीन वहीं पे है, तो कहाँ जाएंगे यार वो, उनका अपना मुल्क आएंगे। और मियाँ साहब, मैंने आपको इसका दिया, मैं जो सच करता हूँ या मैं जो महसूस कर चुका हूँ,
वो यही है कि वो उनसे जो है वो तैयारियों के मामले में ठीक। मुशावरत करने आए। चलें सर, मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा सवाल सर आपसे ये, नवाज शरीफ साहब ने, जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आए थे ना उस वक्त, अभी जब ये 48 घंटे के लिए आए तो उससे पहले उन्होंने गुफ्तगू की थी और कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ के सरबरा को लॉन्च किया गया था उन सब के खिलाफ एहतसाब होना चाहिए। फिर जब दोबारा उन्होंने गुफ्तगू की तो कुछ नाम उसमें से माइनस कर दिए थे। सर मैं प्रिसाइजली आपसे पूछूंगा, आप अभी भी चाहते हैं कि एहतसाब हो साबिक डीआई का, डीजीआई का, साबिक आर्मी चीफ का, साबिक चीफ जस्टिस का? उनकी अपनी सोच है, मैं जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ सोच का हामिल हूँ कि देखिए, बात जहाँ तक उनकी बात है उसमें वजन तो अपनी जगह है। आपने मियां नवाज शरीफ साहब को तो जेल भेजा, उनको सूखतें बर्दाश्त करनी पड़ी, तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी, उनको आपने किरदार से बाहर निकाल दिया, लेकिन आपने हकीकत में किया क्या? आपने इस मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, आपने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, फाइनेंशियल तौर पर भी, जोग्राफियाई तौर पे भी, और सबसे बड़ी बात है मॉरली भी आपने इसको तबाह कर दिया। मतलब आप देखिए ना, अब जो हालात हैं, जो तहजीब और तमीज का दूर दूर कहीं पता नहीं है। तो अब इस चीजों को सामने रखते हुए अगर वो ये बात कहें तो मेरे ख्याल में कोई गलत नहीं है। और आपने देखा कि आखिरी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मेरा किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई बुग़्ज़ नहीं है, ना मेरा किसी के साथ कोई इनाद है, मैं तो सिर्फ इस पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को जो सजा दी गई है, मैं तो उसके लिए कहता हूँ कि उनका एहतसाब होना जरूरी है। और अगर अवाम कहते हैं, अच्छा मेरा जरा थोड़ा सा और मतलब मैंने यही कहा था कि जब वो आएंगे पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, मेरे ख्याल में, बाकी तो अल्लाह ताला की जात को पता है जी, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन मेरी असेसमेंट है कि सियासत एक करवट लेगी और मुस्बत करवट लेगी। दोबारा से कोशिश होगी कि सियासत है वो सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल और इज्जत एहतराम वाली सियासत शुरू हो जाए, और जो कि मियां साहब का एक सिंबल है। मैंने कब भी उनसे कहा था, मैंने कहा लोग आपको ये एक्सेप्ट कर चुके कि आपका बड़ा लो पिच पे आप बात करते हैं और बड़े एहतराम से, बल्कि अपने बदतरीन दुश्मन को भी आप बड़े एहतराम से बुलाते हैं। तो इसमें मेरा अपना ख्याल है कि वो इनका ये मौका तो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर लोग चाहते हैं, अगर अवाम चाहते हैं, अगर इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि उनकी इज्जत और तकरीम हो, तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। सर एक होती है ख्वाहिश और एक होता है प्रैक्टिकल। ख्वाहिश बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जनाब उनका लॉजिक बिल्कुल सही था, एक होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल, जमीनी हकाइक को देखते हुए आपको लग रहा है ये पॉसिबल हो सकता है, या यह बयानिया आप नए इलेक्शंस के लिए जो इलेक्शंस आएंगे उसमें आप बना सकते हैं? इस बारे में भी आपसे गुजारिश कर दूं, देखें, जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, एस्टेब्लिशमेंट एक अदारा है, उस अदारे का अपना एक तरीका है, एक उनका अपना एक आप ये कह लीजिए कि अकाउंटेबिलिटी का एक उनका अपना एक असूल है, वज़ा किया मौजूद है। वो अपनी अकाउंटेबिलिटी या अपने वो मामलात को खुद देखते हैं। सही है। आप जुडिशरी की तरफ आ जाइए तो जुडिशरी वाले भी अपना उनका एक तरीका, एक सेट प्रोसीजर है जिसके तहत वो अपने लोगों का एक एहतसाब करते हैं। इसी तरह आप ब्यूरोक्रेसी में आ जाए तो उनका भी एक सेट प्रोसीजर है। अब सबसे जो कमजोर अदारा है वो आपका है, जिसको ताकतवर नहीं होने दिया गया, वो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उस पर नैब भी है। और उनका तो देखें हर कोई एहतसाब करता है, और सबसे बड़ा एहतसाब उनका जो है वो तो आवाम करते हैं ना। अगर आपने आवाम के साथ बेहतर बर्ताव नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी, उनसे आप दूर रहे, तो फिर आपको वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है। और उसके साथ साथ बाकी बहुत सारे अदारे हैं जो उनका एहतसाब करते हैं। सही। सर ये आप लोगों ने कौन सा इंतजाम कर लिया? क्योंकि मैं जा रहा हूं सर आपसे ज्यादा सवाल कर लूं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मैंने शॉर्ट भी सुना है अभी, वो कह रहा नून लीग ने अपना इंतजाम कर लिया है। सर क्या इंतजाम आप लोग कर चुके हैं, हमें भी बताएं सर। बिलावल बच्चा है जी, मैं वो नौजवान है, जवानी का एक जोश है, बस मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए, मैं जलसों में जब मैं तकरीर करता हूँ तो बगैर सोचे समझे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, और उन पे मेरा कोई इख्तियार नहीं होता अल्फाज पे, तो उसमें जो जुबान पे आता है, जो मुंह में आता है, वो आप अदा करते रहते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आपको जब आप उस लेवल पे आ जाए जिस पे बिलावल साहब है, या असद जरदारी साहब है, या मियां साहब है, या कोई भी असर है, वो जरा थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव दुरुस्त मुनासिब करें। ठीक है सर, ये तो चले
बिलावल साहब की बात तो आपने दुरुस्त की, जरदारी साहब तो उस लेवल पर हैं ना कि बड़ा सोच समझ के और कैलकुलेट करके बोलते हैं। वो भी चौधरी शुजात हुसैन साहब से कह रहे हैं कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। और दिलचस्प बात यह कि निगरां हुकूमत से तकाजा किया जाए या इलेक्शन कमीशन से तकाजा किया, वो तो कहना जनाब नून लीग से तकाजा करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना सेटअप कर लिया। अजीब सी मंतक अजीब मंतक आ गई है ना। आप अगर सीटें जीत लें तो आपको प्लेइंग लेवल फील्ड मिल गया, और अगर आप सीटें हार जाएं तो प्लेइंग लेवल नहीं। मतलब उनकी खुशकिस्मती ये है कि सिंध में जो है वहाँ पे शायद अभी तक कोई सियासी जमात उस हद तक मजबूत नहीं हो सकी, वरना मेरा ख्याल है जो आप भी सुनते हैं मैं भी सुनता हूँ, आपके हाथ में माइक पकड़ा हुआ है, आप रोज बैठ के यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। सिंध की जो हालत है वो मेरे ख्याल में रोज ही टीवी पे आप बयान कर रहे होते हैं। सर हम तो हैं सर कराची में बैठे हुए, हमसे पूछें सर अब ये कराची के हालात। मैं आपसे नहीं पूछता, इसलिए मैं आपसे इसलिए नहीं पूछता कि आप कह तो देंगे लेकिन फिर आपको भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको किसी मुश्किल में या किसी मसाइल में डालना नहीं चाहता। तो मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि कराची शहर जो के हब है, इकोनॉमिकल हब है, आप उसको आज तक मतलब पानी नहीं दे सके यार। अब आप चोलिस्तान में चले जाएं, वहां पे लोग पानी से प्यास से मरते हैं, गंदा पानी पीते हैं, दूर दूर से पता नहीं कहां से पानी लेके आते हैं। मतलब मैं इन बातों में पढ़ना नहीं चाहता। सही है रुहेल साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जो बात आप कर रहे हैं ना यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रुहेल साहब अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा रहे थे। सर ये बताइएगा, अब पीपल्स पार्टी कह रही है इस इत्तेहाद का फायदा ना सिर्फ नून लीग को हुआ है, जो इत्तेहाद आपने इमरान खान साहब के खिलाफ या तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ किया था, क्या कहेंगे? हजूर मैं आपको गुजारिश करूं, ये एक प्रोसेस होता है। अभी आप इलेक्शन जब अनाउंस होगा तो उसके बाद लोग जब इलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे तो उसके बाद ये तय किया जाएगा कौन सी ऐसी सियासी जमातें हैं जिनके साथ आप मिल के आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात और जो बुनियादी तौर पे जो आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी वो ये रखनी पड़ेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी सियासी जो साख है ना या आपकी सियासी जमात जो है वो डाउन द ड्रेन चली जाएगी। अब कोई आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आपको ज़हन में ये रखना पड़ेगा कि आपने इस मुल्क की खिदमत करनी है, आपने इस मुल्क के अवाम को अपलिफ्ट करना है। बहुत हो गई यार, बस अब बहुत हो गया। इक़्तिदार ना खेले, अब आपने प्रैक्टिकली करके दिखाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब सवाल करने से पहले थोड़ी माजरत, क्योंकि थोड़ी लंबी हो गई थी, मुझे आपको थोड़ा होल्ड कराना पड़ा, इसलिए मैं तहे दिल से आपसे माजरत करता हूं। सर एक सवाल मुझे करना था लेकिन जाहिर सी बात है तवील गुफ्तगू हो गई थी इसलिए मैं नहीं कर सका। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब आते ही जेल जाएंगे? देखें जो इस वक्त लीगल पोजीशन है उसके मुताबिक तो यही है कि ना उनकी प्रोटेक्टिव बेल हो सकती है और ना ही उनकी प्री अरेस्ट बेल हो सकती है। तो जब आपकी दोनों चीजें नहीं है तो फिर आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और सरेंडर करने का मतलब ये है कि पहले आपको जेल जाना पड़ेगा और जेल जाने के बाद जब जो रेमेडीज लॉ के अंदर अवेलेबल है। इसका नक्शा अगर मैं खींचूं, जिस तरह से पहले उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, प्लेन से ही गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली मफरूर है ना, तो जब मफरूर हैं तो फिर गिरफ्तारी जैसे ही कदम रखेंगे उसी वक्त होनी चाहिए। इसी तरह ही होगा। ये नहीं होगा इस चीज के अंदर कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप पहले सारी ट्रेवल कर लें और उसके बाद लॉ इन फील्ड के अंदर आएगा। चूंकि इस सारे केसेस के तीन रुख हैं। एक वो है कि जो इसका पॉलिटिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक है, जो 62(1)H है, जो पनामा की 5 मेंबर्स जजमेंट आई 2017 के अंदर आई, और उसके अंदर वो लाइफ टाइम बैन है। दूसरा उसके बाद जो 3 रेफरेंसेस आए थे, एक आया था एवन फील्ड का आया था जिसके अंदर उन्हें 10 साल की सजा है, फिर अल अजीजिया है जिसके अंदर 7 साल की सजा है, और एक तीसरा था फ्लैगशिप का जिसके अंदर उन्हें क्विट कर दिया गया था। अब जो दोनों केसेस उनके हैं इस्लामाबाद के अंदर, जो उनकी अपील फिक्स हुई चूंकि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं थे, और मार्च 2019 के अंदर वो 6 हफ्तों के लिए बाहर गए और उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर गए और पाकिस्तान अभी वापस नहीं आए। तो अब ये है कि उनकी अपील्स भी इस वक्त जो है उनकी नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से या उनकी नॉन बात आपकी दुरुस्त है सर, बात आप, लेकिन उन्होंने तो मीनार पाकिस्तान पर जलसा प्लान करके रखा हुआ है।
देखिए वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने जो लीगल बात है वो कर रहा हूँ कि जब भी कोई शख्स पाकिस्तान की हदूद के अंदर आए तो लॉ जो है उसे पकड़ के उसे जेल के अंदर डालेगा, और जेल के अंदर डाल के फिर उसके पास जो रेमेडीज अवेलेबल हैं उसके मुताबिक उसे और रिलीफ ये मिलेगा। दौरानिया पहले कितना होगा सर, ये भी बता दें। जेल में ये दुरानिया डिपेंड कर सकता है सलमान भाई कि उसके अंदर उनके लॉयर्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है। अगर उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि हमने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए जाना है, तो उससे पहले ये है कि जो उनकी अपील्स इस वक्त डिसमिस हुई हैं उनको रिस्टोर करेंगे, और रिस्टोर करके फिर सस्पेंशन में जाएंगे। दूसरा उनके पास ये है कि अगर जी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे, ये एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी उनके पास ये हो सकती है कि जो उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इन 2 केसेस के अंदर अपील्स होंगी, उनको वो ये कहेंगे सस्पेंशन की बजाय मैं उसकी सारी हेयरिंग के लिए जाता हूँ, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मर्जी है कि कब उस केस को लगाती है, और लगाने के बाद कितनी देर वो चलता है, और उसके बाद जो फैसला आएगा हो सकता है कि उन्हें बरी कर दिया जाए, और हो सकता है कि उन्हें दोबारा जो है न्याय की जजमेंट्स जो है मेंटेन कर दिया जाए। बड़ा आपने डिटेल में एजुकेट किया, बहुत तरीके से आपने डिटेल में समझाया कि जनाब क्या कुछ हो सकता है। अब्दुल्ला गुल साहब, मुझे आपसे ना ये इंडिया और कनाडा के इशू पर भी बात करनी है, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर है इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी। लेकिन सर ये बताइए, 21 तारीख को 21 अक्टूबर को आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब लैंड करते ही साथ जो है वो जेल चले जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इज इट पॉसिबल? सलमान साहब, पहली तो बात यह है कि 21 तारीख को आना बजाते खुद एक मुहिम्मा है जिसका अभी तक जो है जवाब नहीं आया, और इसी वजह से 2 दिन में जो है वो शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ा, मरियम साहिबा को जाना पड़ा। आपने गुफ्तगू सुनी थी रोहेल साहब की, वो कह रहा है क्या, कहाँ लिखा हुआ ये? अभी नहीं, रोहेल साहब मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि घर दोनों के एक ही जगह पे रायविंड में है, लेकिन एक एक हफ्ता दोनों भाई जो है वहां मौजूद होते हुए नहीं मिल सकते थे अपनी मसरूफियात की बुनियाद पर, मतलब खुदा ना कोई ताल्लुकात की खराबी पे नहीं बल्कि मसरूफियात की बुनियाद पे। तो यहाँ से 8-10 घंटे की फ्लाइट लेके जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने बयानात दिए किसके खिलाफ दिए। पहली बात यह है कि जरा गौर कीजिए कि आसिम मुनीर साहब ने जनरल बाजवा साहब को शोहदा के फंक्शन में अपने दाएं जानिब बिठाया रिटायरमेंट के बाद। वो एक इसका इंडिकेटर अगर उनको नहीं समझ आ रहा तो फिर मेरे ख्याल में मियां साहब ने वही रास्ता इख्तियार किया है जो पहले भी वो सिर्फ महाज आराई का रास्ता इख्तियार किए थे, यानी कि उन्होंने माजी के तजुर्बात से कुछ नहीं सीखा। मुशर्रफ साहब का जिक्र कर रहे हैं जी। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो है आपके कि आप DGISI के मुतल्लिक बात करते हैं, आप साबिक चीफ जस्टिस के मुतल्लिक बात कर सकते हैं, लेकिन आप इमरान खान वाली वही गलती कर रहे हैं जो PTI के चेयरमैन ने वहां की थी कि जब वो काजी फायज ईसा के खिलाफ जो है रेफरेंस ले आए थे, और फिर वही काजी फायज ईसा आज चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो जिस चीफ जस्टिस टू बी के खिलाफ आप ये काम करने जा रहे हैं वो आपका लिए जो है वो मेरे ख्याल में कोई दानिशमंदाना इक़दाम नहीं। जब उन्होंने गुफ्तगू की थी गालिबन वो नाम माइनस हो चुका था। जी। अच्छा, और तीसरी बात इसके अंदर हाफिज साहब, ये अपना सलमान साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है वो ये है कि जो अभी रोहेल साहब ने कहा कि तमाम सियासतदानों का एहतसाब होता है, लेकिन सियासतदान को किसको जो है सख्त से सख्त सजा मिली। बात यह है कि फौज के अंदर एहतसाब का अमल शुरू हुआ, यहाँ जो है वो साबिक नेवल चीफ को जो है हथकड़ियां लगवाई गई, एडमिरल मंसूर साहब को सजा मिली। इसी तरीके से जनरल राहील शरीफ के दौर में 3 स्टार जनरल्स को जो है वो घर भिजवाया। बाजवा साहब के दौर में जो है 3 स्टार जनरल्स को 2 स्टार जनरल को जो है वो सख्त से सख्त सजा हुई, और अभी जनरल आसिम साहब के दौर के अंदर अभी 3 स्टार जनरल को जो है वो घर भेजा गया। तो आप कहां की बात कर रहे हैं? जनरल असलम बेग ने अदालत में माफी मांगी, जनरल अरशद दुरानी जो कि साबिक DGI और DGMI थे उन्होंने जो है उनको जो है वो माफी मांगना पड़ी, और इसी तरीके से जो दीगर अहम ओहदेदारान अगर आप माजी के अंदर चले जाएं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने तो इस बात को मेंशन किया ना कि देखें अगर अदालत की बात की जाए, एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, उनका अपना अकाउंटेबिलिटी का जो इदारा ना बड़ा स्ट्रांग है और वो काम करता है, तो हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये बात उन्होंने बोली। तो
बिल्कुल उनका अकाउंटेबिलिटी का जो है वो बकायदा काम करता है और सजा देता है। ये नहीं है कि सजा नहीं देता। आपको याद है कि आईजीएफसी थे बलूचिस्तान के, जी, जी, मैं सर। नाम नहीं, उनको बकायदा सजा मिली। एक ब्रिगेडियर साहब को सजाए मौत दी गई, एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब को जो है वो उम्र कैद की सजा दी गई। ये मतलब ये न करे ना, ऐसी बात न करें। अब जो आते हैं वो बात करने वाली बात यह है कि जो नैब के दोबारा इख्तियारात आए हैं, आपको ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब को अगर 110% गारंटी ना हो, क्या वो पाकिस्तान में कदम रंजा करेंगे? अच्छा, दूसरा, हाफिज साहब बड़े समझदार आदमी हैं एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। ये कानूनी बड़े जबरदस्त इनके पास नुक्ते हैं, लेकिन एक नुक्ता मेरा भी है। पहली बात यह है कि प्रोटेक्टिव बेल या जो उन्होंने बात की है प्री अरेस्ट, वो वाकई नहीं हो सकती। लेकिन सूबा जो है वो ये इख्तियार रख सकता है कि वो किसी एक जगह को सब जेल करार दे सकता है, वो किसी एक घर को सब जेल करार दे सकता है। लेकिन इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि वो मीनारे पाकिस्तान का जलसा का क्या होगा। अगर सूबा ये इख्तियार भी देते रहता है कि जनाब सब जेल करार दे दिया, फर्ज करें रायविंड को, तो फिर क्या मीनारे पाकिस्तान पे जलसे को भी सब जेल करार दे दिया जाएगा? तो ये नामुमकिन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर उनको आते ही अरेस्ट नहीं करते और जब तक वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होते खुद, आप प्रोटेक्टिव बेल या प्री अरेस्ट बेल कैसे दे सकते हैं? सरेंडर करना पड़ेगा ना आपको पहले तो। ये बात बिल्कुल दुरुस्त। सर अगर आप इजाजत दें मैं इसी का जवाब ले लूं हाफिज साहब से, फिर मैं एक ब्रेक के बाद सर मुझे आपसे जरा डिटेल में बात करनी है ये इंडिया कनाडा के इशू पर, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को अपनी सिफारतकारी किस तरह से तेज करनी है इस पर मैं आपसे बात करूंगा। हाफिज साहब सर क्या लगता है आपको सर, ये प्रोटेक्टिव बेल इतनी इजीली मिल जाएगी? और अगर चले मैं हुकूमत पंजाब की भी जिक्र कर लेता हूं कि वो एक जगह को सब जेल करार देते थे कि भाई उसी में नजरबंद कर दिया जाए, तो क्या ये इतना इजी हो सकेगा? देखिए, नंबर वन तो बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट का इस सारे प्रोसेस से ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये जो कन्विक्शंस हुई थी वो हुई थी इस्लामाबाद की नैब कोर्ट्स के अंदर, और आपको याद है कि इस्लामाबाद के अंदर अभी भी जेल नहीं है, और इस्लामाबाद के जितने प्रिजनर्स हैं उनको गवर्नमेंट अडयाला जेल के अंदर रखती है। सही है। वहां के ऊपर मियां साहब ने फिर एक एप्लीकेशन फाइल की नैब कोर्ट के अंदर कि मेरी जो जेल है, चूंकि मेरा लाहौर घर है, तो मुझे शिफ्ट कर दिया जाए इधर आपका जो कोर्ट लखपत जेल है। तो फिर मियां साहब की जो एप्लीकेशन की वो नैब कोर्ट ने एक्सेप्ट की, और उसके बाद वो कैंप जेल के अंदर कोर्ट लखपत जेल के अंदर चले गए। और वहां पे आपने देखा है कि वहां से फिर वो हॉस्पिटल के अंदर गए, सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, और फिर कुछ दिन वहां पे रहे, और वहां पे मार्च के अंदर जो था वो प्लेटलेट्स और वो सारा आपके सामने ही होगा, और उसके बाद चले गए। तो अभी भी जो सारा इशू है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक आएगा, जो यहाँ पे उनकी अपील्स पेंडिंग है, या इस्लामाबाद की जो नैब अदालत है उसके पास ये चीजें हैं। पंजाब गवर्नमेंट का इसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जिस टेम्परेरी कस्टडी के लिए पंजाब गवर्नमेंट की बजाय उस नैब कोर्ट ने उन्हें भिजवाया था कोर्ट लखपत जेल के अंदर, वो दोबारा चीज जो है उन्होंने उसको वायलेट किया। सर ये मीनारे पाकिस्तान का जलसा पॉसिबल हो सकता है फिर प्रैक्टिकली? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये है, और मैं ये समझता हूँ कि जो उस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट ने एक रिलीफ दिया था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ था, क्योंकि उस वक्त भी वो प्रिजनर्स तो ना नैब किसी पंजाब के थे ना इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के थे, वो तो उनकी जो कस्टडी थी वो भी नैब इस्लामाबाद की थी, और उनकी अपील्स भी नैब इस्लामाबाद में पड़ी हुई थी। लेकिन हुआ ये कि उन सारे प्रोसेस के लिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को चुना, और लाहौर हाई कोर्ट ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया, और आपने देखा होगा कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर्स के ऊपर एक अंडरटेकिंग दी गई, और वो आपके सामने उस चीज के अंदर है। तो लिहाजा ये कहना इस चीज के अंदर है कि वो लाहौर आएंगे और लाहौर आके वो जलसा करेंगे, तो लीगली तो बहुत मुश्किल है उनके लिए एयरपोर्ट से मीनारे पाकिस्तान तक पहुंचना। और उसके अंदर ये है कि शायद हो सकता है ये भी इस चीज के अंदर आ जाए कि उससे पहले नैब कोर्ट्स जो है इस्लामाबाद की वो कोई ना कोई ऑर्डर पास कर दें कि जी अगर ये शख्स पाकिस्तान के अंदर किसी जगह भी आए तो इसे फौरन हमारी कस्टडी के अंदर दे दिया जाए। गिरफ्तार मुमकिन है ये भी पॉसिबिलिटी इस चीज के अंदर आए, तो वो जो चीज है कि पंजाब गवर्नमेंट उसके अंदर एक्सरसाइज करेगी, वो भी लीगली मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ कनाडा और इंडिया के इशू पर बात करनी है, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे।
प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। भारत अपना जो बदबूदार चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान में जिस तरह की भी दहशतगर्दी हुआ करती थी उसमें बिलवास्ता और बिलावास्ता कहीं ना कहीं भारत का हाथ जरूर हुआ करता था, लेकिन अब पाकिस्तान से बाहर निकलकर अब उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैलाना शुरू कर दी। आज से तकरीबन 3 महीने और 5-6 दिन पुरानी बात है। 18 जून का दिन था जब कनाडा के अंदर एक गुरुद्वारे के सामने एक सिख रहनुमा को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अच्छा, अरबाब इख्तियार की नींदें हराम हो गई कि भाई ये क्या हुआ, किस तरह से मार दिया, कैसे मार दिया। 2 लोग आए, सीसीटीवी फुटेजेस बाकायदा मौजूद हैं, और वो 2 लोग आते हैं और गोलियां मारते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। भारत को शायद ये लगा कि उनका अपना मुल्क है, किसी को भी मार के चले जाएंगे, चाहे वो कश्मीरियों को मार के चले जाएं, चाहे मुसलमानों को मार के चले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन वो भारत नहीं था, वो कनाडा था। कनाडा ने तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद यह पता चला कि जनाब जो 2 लोग आए थे वो भारतीय सिफारत खाने से आए थे, और उनमें से एक का नाम था पवन कुमार। कोई सिफारतकार नहीं है, भारत ने उसको सिफारतकार के तौर पर कनाडा में रखा जरूर था, लेकिन जनाब वो कंट्री हेड था रॉ का। रॉ के लिए सर्विसेज देता था, रॉ के लिए काम करता था, और उसी ने उस रहनुमा को जिसका नाम था हरदीप सिंह, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। हरदीप सिंह को मारने की वजह यह थी कि खालिस्तान तहरीक भारत के लिए वो गले की हड्डी बन गई है कि ना उसको निगल सकता है और ना ही उसको उगल सकता है। अब ये जो हड्डी है ये इस हद तक उसका गला दबा रही है कि अब ये लोगों को कत्लेआम करने पर मजबूर कर रहा है। 1980 की दिहाई में आपको याद होगा जिस तरह से गोल्डन टेंपल पर बेतहाशा सिखों को मारा गया था, उनको कत्ल किया गया था, उनका कत्लेआम किया गया था, और यह कहा गया था कि एक सिख मारोगे, एक सिख मार के लेकर आओ, 1000 रुपए ले जाओ। ये बात इंडियन हुकूमत ने 1980 की दिहाई में बाकायदा की थी। अब भारत के अंदर यह कहा जा रहा है कि जनाब हमने कनाडा से तमाम रवाबित अपने खत्म कर दिए, और यह उस वक्त हुआ है जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर यह बात बोली कि भारत हमारे शहरियों का कत्लेआम कर रहा है और दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान का जो मौकिफ है अब शायद पूरी दुनिया इसको तस्लीम करने पर आमादा हो जाए, क्योंकि अमेरिका की जानिब से भी कनाडा का साथ देने और भारत पर पुरजोर मुतालबा किया गया है कि आप इस तहकीकात में ताउन करें और जिसने उसको कत्ल किया है उसको हमारे हवाले किया जाए। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। जनाब हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब तो मौजूद हैं, लेकिन मसूद अहमद खान साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मसूद साहब ये बताइएगा, अब ये भारत कनाडा के जो मामलात हैं ये सर्द मोहरी का शिकार हो चुके हैं, निचली सतह पर आ चुके हैं। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी तो करता ही था, बिलवास्ता बिलावास्ता कहीं ना कहीं वो फंडिंग करता था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करता था। अब खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए कनाडा में सिखों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। भारत में भी हो चुका है, ये क्या कहेंगे सर? जी हाँ, देखें एक तो ये चीज समझने वाली है कि इंडिया की एक हिस्ट्री रही है, फुल ऑफ असैसिनेशन है, किडनैपिंग है, टेररिज्म है, और इसके अलावा देखें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी हिस्ट्री है, स्टेज इनकाउंटर्स की भी है, और डिसइंफॉर्मेशन की भी है। जिस किसी ने भी बात की है राइट्स फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की है, या जो स्ट्रगल कर रहे हैं आज़ादी के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिस तरह 7 स्टेट्स हैं, उसमें स्पेशली जो उनके लीडर्स हैं उनको उन्होंने एलिमिनेट करने की कोशिश की है। तो पहले देखें कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो अभी भी हो रहा है, जब इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, और सिखों की देखें रिसेंटली रिवाइवल जो हुई थी पिछले 2 साल में, जो खालिस्तान की तहरीक थी, खास तौर पर जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद वारिस पंजाब पे की जो एक्टिविटी हुई जिसमें उसको लीड कर रहे थे उस वक्त दीप सिद्धू थे, और बाद में अमृतपाल जीत सिंह जो आए थे, उसके बाद से उसमें एक नई उसमें रूह आई थी। फिर सिद्धू मूसा वाला था, इसके जो सॉन्ग्स थे बड़े हिट जा रहे थे, बेसिकली वो एक किस्म के वो समझ रहे थे सिखों में एक किस्म की नई लहर दौड़ रही थी। और फिर वह सिक्स फॉर जस्टिस एक्टिव हो गई थी अक्रॉस द ग्लोब, दे वर बेसिकली वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ सिख्स, और बेसिकली उनकी डिमांड्स तो यही थे कि भाई एक रेफरेंडम कराएं, सिखों से पूछा जाए वो खालिस्तान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सेकेंडली वो ये भी कह रहे थे जो 1984 में गोल्डन टेम्पल पे जो स्टॉर्म किया था, उसमें जो अभी तक जो किरदार है तहकीकात के बाद उनको एक सजा या एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए। और सेकेंडली वो ये भी चाह रहे थे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिखों को हिंदुओं का हिस्सा बनाया गया है, जबकि वो सिख कहता हम हिंदू नहीं है। ये तमाम वो चीजें थी जिसके तहत ये सिखों ने जो कोशिशें की इस पर उन्होंने एलिमिनेट करना शुरू कर दिया था। और लेटेस्ट आपने जैसे हरदीप सिंह का जो हुआ नजर के वहां पे, तो अब तो एस्टेब्लिश हुआ, जिस तरह आपने अभी बात की, पाकिस्तान ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान ने
दुनिया को ये बताने की कोशिश की थी कि जी हमारे यहाँ पे इंडिया टेररिज्म करा रहा है, स्पेशली अफगानिस्तान को यूज कर रहा है जैसे सेकंड फ्रंट। और इनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो उस वक्त चक हैगल थे, ही इज ऑन रिकॉर्ड हु सेड कि इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट एंड इज फाइनेंसिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब आके जब ये असैसिनेशन हुई, इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी जागी है एंड दे हैव रियलाइज कि भाई ये बात तो सही है। अब थ्रेट, अब उसमें ये इंडिया के लिए मसाइल आ गए हैं। इंडिया पहले समझ रहा था कोई प्रेशराइज करके कनाडा से चुप करवाएंगे, कनाडा ने तो एक्सटेंड ले लिया है, लेकिन इसके साथ साथ यूनाइटेड जो 5 आइस कंट्रीज हैं, क्योंकि एविडेंस इनके पास है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उन्होंने भी कह दिया है कि भाई हमने ये चीजें सीरियसली ली हैं, ये कोई मजाक नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उन्होंने भी कह दिया है कि जी इसमें इंडियन इन्वॉल्व जो भी है तहकीकात के वो सर आप इजाजत है मैं अब्दुल्ला साहब से भी इसका जरा इस पर टेक लेता हूं। सर नक्सल्स हैं अब्दुल्ला साहब, वो अलहदगी चाहते हैं क्योंकि भारत उन पर जुल्म कर रहा है। कश्मीरियों पर तो उनका हक खुद इरादियत जो है मारा जा रहा है, एक तवील अरसे से उनको कत्लेआम किया जा रहा है, उनकी जगहों पर हिंदू पंडित को लाके बसाया जा रहा है, ये एक अलग बात है। खालिस्तान तहरीक है, नॉर्थ जो है वो अलग होना चाह रहा है। भारत के अंदर जितनी स्टेट्स है ना कहीं वहां पर आजादी की तहरीकें चल रही हैं जिसको बजोरे ताकत दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत का ये जो चेहरा है अब पूरी दुनिया के सामने निकलकर सामने आ रहा है। भारत के अंदर ये बात हो रही है कि कनाडा और भारत के जो ताल्लुकात खराब हुए हैं उस पाइपलाइन को डेंट मारने की कोशिश की गई है। जिस तरह से कनाडा से सिख वापस आते हैं, क्योंकि खालिस्तान उनको भारत में से तो लेना है, कनाडा से तो नहीं लेना, भारत से लेना, जिसका वादा खुद उन्होंने किया था, लेकिन वादे से मुकर गए थे। क्या कहेंगे सर? देखिए रावण का जो चेहरा है ना, वो जो रावण दहशतगर्द है उसका चेहरा सामने आ गया है। अब मसला यहाँ ये नहीं है, जो ब्रिगेड साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन मैं इसको एक दूसरे एंगल से बात करना चाहता हूँ। बड़ा अहम है ये नुकात जी। पहली बात है कि अगर जस्टिन ट्रूडो साहब ने जिस तरह से बताया फ्लोर ऑफ द हाउस में, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बताया और उन्होंने कहा नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, और जाहिर है उसी की बुनियाद पे जो भारतीय सिफारतकार जो कि कवर ऑफिसर कहलाता है, वो पवन कुमार, उसको जब नापसंदीदा शख्सियत करार दे के निकाला गया, मैं सिर्फ एक सवाल रखना चाहता हूं कि उसको अगर उसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत थे तो उसने क्रिमिनल एक्टिविटी की थी, और क्रिमिनल एक्टिविटी पे डिप्लोमेटिक जो इस्तिस्ना है वो नहीं मिला करती, और उसको लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक जो है वो डील किया जाता है। अच्छा। अब इसके अंदर दूसरा पहलू, अगर यही किसी अंग्रेज को मार दिया होता, फर्ज करें किसी पुलिस वाले को मार दिया होता, किसी फौजी को मार दिया होता, किसी मशहूर सियासतदान को मार दिया होता, तो क्या तब भी पवन कुमार को जाने दिया जाता? तीसरी बात, अमेरिका जो है वो एक तरफ ये कह रहा है कि हम जो है बिल्कुल इसके ऊपर जो है उनसे पूछेंगे और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन आज ही के दिन में अमेरिका के अंदर ये कानून मौजूद है कि भारत की रियासत के खिलाफ अगर आप कोई भी चीज सोशल मीडिया पे डालते हैं तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसकी ईमा पे हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिखों की इस बात को, क्योंकि सिखों का वैंकूवर में और कनाडा में एक बड़ा असर रसूख है और वहां वो अपनी लोकल हुकूमत भी बनाते हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको तिफल तसल्ली दी जा रही है? दूसरी बात, पाकिस्तान इसके अंदर कैसे मदद कर सकता है? पाकिस्तान ऐसे कर सकता है कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा माजी के अंदर कई लोगों को जो है वो कत्ल किया गया, जिसके लिए मैं नहीं कह रहा, भारतीय मीडिया लिख रहा है, बाकायदा अखबारों में खबरें आ रही हैं कि जनाब सांगड़ में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, सियालकोट में, पेशावर में हमने फलाना फलाना को पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमने उसको ठिकाने लगा दिया क्योंकि वो भारत माता के खिलाफ बोल रहा था। क्या ये इनफ एविडेंस नहीं है? अच्छा, अब आ जाए कि एक भारतीय जो बकायदा टीवी के ऊपर बैठ के ये कह रहा है कि हम 10 न्यूक्लियर सबमरीन भेज के न्यूक कर देंगे कनाडा को, क्या इसके ऊपर भारतीय सरकार ने उस चैनल के खिलाफ और उस गैर जिम्मेदाराना बयान के खिलाफ कोई एक्शन लिया? अब एक और बात के ऊपर आ जाएं, मेजर गौरव कुमार जो कि साबिक फौजी है, ब्रिगेडियर साहब इसको जानते हैं
कि कोर ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स होती है। मेजर गौरव कुमार को कोर ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स की जानिब से कोई नोटिस मिला, कोई उसकी सरजनिश उसकी हुकूमत की तरफ से हुई, कोई फौज ने उसको बुला के उससे पूछा, कोई रॉ ने बुला के उससे पूछा। इसका मतलब है कि मेजर गौरव कुमार जो बदला लेने की बात कर रहा है और फिर वो हो भी जाता है, तो और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को धमकी देता है, कनाडा मुल्क को धमकी देता है, उसकी शहरियों को धमकी देता है और फिर वो हो जाता है, उसकी बुनियाद के ऊपर क्या उसकी सरजनिश हुई? ये मामूली बात नहीं है कि वो अपना ये सारी बातें अपने ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल से कर रहा है, ब्लू वाले से। ये वो डिनाई नहीं कर सकता। इसका मतलब है सर कि वो यूट्यूब वीडियो में बना के बोल रहे हैं सर वो सलमान साहब जी जी। इसका मतलब है कि वो भारतीय रियासत का तर्जुमान है। उसके ऊपर ये केस बनता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। पाकिस्तान ये जाके बताए कि देखो यही हम कहते थे कि ये दहशतगर्द मुल्क है और इसको नकेल ना डाली गई तो इसके डांडे जो हैं वो मगरिब तक जा पहुंचेंगे। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं कोई चीज है जिसकी पर्दादारी है, लिप सर्विस ज्यादा है और एक्ट कम है। एक सेकंड के लिए आखिरी जुमला जी सर, मुझे ये बताएं कि अगर इसकी जगह पाकिस्तान होता, कोई इस्लामी मुल्क होता, तो आज उसके साथ क्या हशर होता? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। दुरुस्त है सर। और ये आखिर में जो आपने बात की है बिल्कुल दुरुस्त की है कि अगर ये पाकिस्तान होता या कोई इस्लामी मालिक होता और उस तरह की एक्टिविटी अगर हुई होती तो फिर उनके साथ क्या किया जा रहा होता। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, अब कनाडा के लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनको बिलवास्ता और बिलावास्ता प्रॉपर धमकियां दी जा रही हैं और बिल्कुल कहा जा रहा है कि जनाब हम आपसे बदला लेंगे और बदला लेने की कोशिश की जा रही है। अब दुनिया को शायद समझ आ गया होगा कि भारत का असल चेहरा है क्या। खैर, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों शख्सियत सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।